सोचो कभी इंडिया में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सेंटर के पास पैसा ही ना बचे, अपने एम्प्लॉयर को सैलरी देने के लिए उनके पास पैसा खत्म हो जाए, या फिर अपनी डेली एसेंशियल खरीदने के लिए उनके पास पैसा खत्म हो जाए, जैसे पेट्रोल खरीदने के लिए पैसा ही खत्म हो जाए। तो ऐसे में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है। इसे दो ग्राउंड्स पर लगाया जा सकता है। फर्स्ट, या तो इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में हो, या फिर इंडिया का क्रेडिट खतरे में हो। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है इंडिया की फाइनेंशियल रेपुटेशन, मतलब इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर ट्रस्ट कि उसे कितना लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती कैसे। पहले 38th अमेंडमेंट 1975 वो बोलता था कि प्रेसिडेंट जब सेटिस्फाई हो जाते हैं कि देश में ऐसी कंडीशन बन रही है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ सकती है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं और वो किसी भी कोर्ट में जस्टिसेबल नहीं होंगे। बट 44th अमेंडमेंट 1978 बोलता है ऐसा नहीं होगा। अब अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है तो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से विद इन 2 months अप्रूवल लेना पड़ेगा और तभी प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं और वो कोर्ट में जस्टिसेबल होगी। अगर एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो वो फिर इनडेफिनेट पीरियड तक लगी रह सकती है जब तक उसे प्रेसिडेंट रिवोक ना करे। बट फाइनेंशियल इमरजेंसी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे बोला जाता है कि इसमें स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी खत्म कर दी जाती है। अब सेंटर ही बताता है कि स्टेट को कितना पैसा मिलेगा और स्टेट उस पैसे को कहाँ यूज करेगी। यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी रिड्यूस कर दी जाती है या फिर सैलरी बंद ही कर दी जाती है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। यह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस वजह से दी गई है ताकि रोज टू रोज सिचुएशन में भी इंडिया एक पावरफुल नेशन की तरह खड़ा रहे। आज तक हमारे इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है। इवन 1991 जहां पर इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था, तब भी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी।